this is Prema Rana and I welcome you all in my channel Learn Code. Today we will discuss on the topic what is NCERT and why should we read NCERT books. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोस्टली स्कूल्स में NCERT बुक्स को प्रेफरेंस दी जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि केवल NCERT बुक्स को ही प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? बुक्स तो बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं ना, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कौन सी बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या कौन सी ज्यादा बुक लगाई जाती है? एनसीईआरटी बुक्स। तो अब ये एनसीईआरटी बुक्स है क्या, इन्हें लिखता कौन है और ये क्यों लगाई जाती हैं? मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पर दूंगी। बट बिफोर कमिंग टू द टॉपिक आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8th क्लास तक बहुत ही सिंसियरली या लाइन टू लाइन टेक्स्ट टू टेक्स्ट सारी बुक्स को पढ़ा था? क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली सबने याद किए थे क्योंकि तभी आप लोग पास आउट होकर नई क्लास में आए हो। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरी बुक्स को लाइन टू लाइन और टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ा था, कि इतने अच्छे से पढ़ा था कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए और आप रिप्लाई दे दें इन टेक्स्ट। बताइए कितने बच्चों ने ये चीजें पढ़ी थी? शायद बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 8th क्लास तक लाइन टू लाइन और टेक्स्ट टू टेक्स्ट सारी बुक्स को पढ़ते हैं। लेकिन जब अब आप 9th में आ जाते हैं या जब आप 10th में आते हैं तो आपसे क्यों कहा जाता है कि लाइन टू लाइन और टेक्स्ट टू टेक्स्ट आपको सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, स्पेशली 9th में आने के बाद से? क्योंकि 9th ही आपका बेस बनाता है 10th के लिए। बल्कि आप ये कह सकते हो इवन कि 10th में जो लेसन आप पढ़ोगे उनका बेस, उनकी जो थीम होगी वो 9th से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको 9th से रिलेट करेगी। अगर आप 9th में नहीं पढ़ते हो लेसन को बहुत ध्यान से तो आपको 10th में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है और आपको एनसीईआरटी बुक्स को ध्यान से पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? तो मैं इन सब बातों के जवाब आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है क्या? सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी, द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी इज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. It is an independent organization that was set up in India in 1961 by Government of India. इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था भारत में 1961 में। क्यों किया था? ताकि बच्चों को एक इजी कंटेंट अवेलेबल कराया जा सके। अभी मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगी, लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक इजी कंटेंट अवेलेबल कराया जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर रहता, हेडक्वार्टर ऑफ एनसीईआरटी इज इन दिल्ली। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम इसकी ऑब्जेक्टिव की कि इसका पर्पस क्या था। एनसीईआरटी को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई काम किया है तो बिना वजह नहीं किया होगा, उसका कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा ना। तो हम बात करते हैं अब उसके ऑब्जेक्टिव की कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी वाज टू प्रमोट एंड कंडक्ट एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। मतलब कि एजुकेशन में रिसर्च करना और जो भी इनोवेटिव आइडियाज थे उनका उनको इनोवेटिव आइडियाज का एक्सपेरिमेंटेशन करना और उनको प्रैक्टिस में लाना। मेन मोटिव था कि इसको जो भी इनोवेटिव आइडियाज रिलेटेड विद एजुकेशन है, मतलब जिससे एजुकेशन को इजीली बच्चों तक पहुंचाया जा सके, इजी बच्चों के लिए इजी से इजी मेथड में तैयार किया जा सके, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और एनसीईआरटी ऐसा नहीं है केवल यही काम था, इट ऑल्सो असिस्ट एंड एडवाइजेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन होती है ना, उसके मैटर्स में, एकेडमिक मैटर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी अगर एकेडमिक मैटर होता है उसमें एनसीईआरटी गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट भी करती है, एडवाइस देती है अपनी। ऐसा नहीं है कि विदाउट रीजन या विदाउट किसी पर्पज के उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था या उसका सेटअप कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका एक मेन पर्पस था जिसकी वजह से उसका सेटअप किया गया था। तो ये बात हुई कि एनसीईआरटी है क्या और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि व्हाई एनसीईआरटी बुक्स आर प्रीफर्ड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल। एनसीईआरटी बुक्स को क्यों प्रीफर किया जाता है मोस्ट ऑफ द स्कूल में? राइटर्स तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे राइटर्स की बुक लगाई भी जाती है एज ए रेफरेंस बुक्स। उन बुक्स को कहा भी जाता है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप रेफरेंस बुक के तौर पे उन्हें पढ़ें।
तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं है जो रेफरेंस बुक्स लगाई जाती है कि उस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। मैथ में रेफरेंस बुक लगाई जाती है, साइंस के लिए रेफरेंस बुक्स लगाई जाती है, बट इट डजंट मीन कि एनसीईआरटी में कोई कमी है या एनसीईआरटी का कंटेंट कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो इसलिए ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट थोड़ा ज्यादा मिल सके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू हैव लर्न सो मेनी टाइम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों ने सुना है बहुत बार कि प्रैक्टिस, अब आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या आपकी पॉसिबल है कि आपकी स्पीड बन जाए? नहीं है। आप जब तक उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं डालेंगे, हैबिट नहीं डालेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मैथ में अपनी पकड़ बना सकें। आपको मैथ में अपनी कमांड अच्छे से बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब लेकिन जब आप अब जब आप 9th या 10th में आते हैं तो आपसे क्यों कहते हैं सब लोग कि एनसीईआरटी बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत यानी कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट और लाइन टू लाइन आप सारी बुक्स पढ़ो, ऐसा आपसे क्यों कहा जाता है? इवन आपको सब लोग फोर्स करते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कहा क्यों जाता है? बेटा सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी बुक्स आर नॉट डिजाइन और रिटन बाय अ सिंगल राइटर। कोई एक सिंगल राइटर इस बुक को नहीं लिख रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जो बुक्स लगाई जाती हैं, चाहे वो एसएसटी या मैथ्स की कोई यानी कि कोई और अदर राइटर की अगर बुक लगाई जाती है तो उसमें एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें मैथ्स की आरएस अग्रवाल का, उसमें एक राइटर का नाम है, पर्टिकुलर राइटर का नेम है ना। वो क्यों है उस राइटर का नेम? क्योंकि उसने अपनी रिसर्च के आधार पे वो बुक को तैयार किया है, उसने वो बुक लिखी है। तो लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में किसी पर्टिकुलर राइटर का नाम नहीं लिखा जाता है। वो क्यों नहीं लिखा जाता है? बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन बाय अ सिंगल राइटर, उसे कोई एक सिंगल राइटर नहीं लिख रहा है। इवन द एनसीईआरटी बुक्स हैज बीन डिजाइंड बाय द पैनल ऑफ वेरियस एक्सपीरियंस टीचर। उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं उसका एक पैनल तैयार किया जाता है और उनके द्वारा डिजाइन किया जाता है। अब पैनल में ऐसा तो नहीं है कि सिंगल टीचर होगा, पैनल में बहुत सारे, मतलब मैंने पहले ही बोला वेरियस एक्सपीरियंस टीचर्स को इन्वॉल्व करके एनसीईआरटी बुक्स को डिजाइन किया जाता है। इट हैज बीन डिजाइंड बाय द various experienced teacher who have great knowledge of their subject and knows about the complete syllabus। जो complete syllabus के बारे में जानते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, उनको इन बुक्स को डिजाइन, उनके द्वारा इन बुक्स को डिजाइन किया जाता है। अब इतने सारे राइटर्स अगर मिलके कोई बुक को तैयार कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात होगी कि उसमें वो कोशिश करेंगे कंटेंट इजी से इजी हो। उसमें उतने सारे लोगों के सजेशन मिले हुए हैं, उतने सारे लोगों के व्यूज मिले हुए हैं, तो डेफिनेटली वो कोशिश होती है कि वो बुक आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बनाई जाए। एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी बुक्स आर मोर यानी कि मतलब बहुत कॉस्टली नहीं होती है। दीज बुक्स आर नॉट मच कॉस्टली एंड इवन ये बुक्स सब बच्चे इजीली, हर बच्चा जो है इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते, आजकल वर्चुअल क्लासरूम्स के टाइम है, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम चल रहा है, मोस्टली बच्चे जो है वो नेट यूज करते हैं। अगर आपके पास उस टाइम पे रुपए नहीं है या आपकी सिटी की कंडीशन नहीं है कि आप मार्केट में जाके बुक परचेज कर सके, तो एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। पूरी बुक टेक्स्ट टू टेक्स्ट बुक, जो इवन पेजेस टू पेजेस, टेक्स्ट टू टेक्स्ट पूरी बुक आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इजीली डाउनलोड करके भी उस बुक को पढ़ सकते हो। आपको इसे परचेस करने की अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप मार्केट नहीं जा सकते हो, आप शहर से दूर रहते हो, आपके आसपास शॉप्स नहीं है, कोई भी रीजन है आप नहीं परचेस कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो आप इसे नेट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। सारी बुक्स नेट पे अवेलेबल नहीं होती हैं आप, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को जब डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो सबके पास अवेलेबल हो, तो वो नेट पे अब इजीली अवेलेबल है। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स करके, अगर एनसीईआरटी की वेबसाइट भी नहीं पता है, आप गूगल पे एनसीईआरटी टाइप करिए और एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी पीडीएफ टाइप करिए, आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ खुल के आएंगे। हर सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की, जिस क्लास के लिए आप चाहते हो, आपको बुक अवेलेबल होगी। आप वहां से वो बुक डाउनलोड करिए और इजीली पढ़िए। कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं जा सकते, वैसे तो इतनी कॉस्टली नहीं होती है, बट इवन देन इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द नेट ऑल्सो, यानी कि आप नेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एनसीईआरटी बुक्स आर डिजाइंड ऑन द नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर टीचिंग मटेरियल। जो प्रीवियस ईयर के जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं या बेस्ट प्रीवियस ईयर के जो बेस्ट टीचिंग मटेरियल्स हैं, उनके आधार पर
और जो एंटायर कंट्री से बेस्ट टीचर्स होते हैं ना, उनके बुक्स यानी कि जो एंटायर कंट्री यानी कि बुक्स फ्रॉम द सीनियर टीचर, जो पूरी कंट्री से जो सीनियर टीचर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और इसको जो तैयार किया जाता है या इसको डिजाइन किया गया है ना, वो वेरियस फीडबैक यानी कि प्रीवियस ईयर में टीचिंग मटेरियल में जो लास्ट प्रीवियस टीचिंग मटेरियल था उसके फीडबैक पे भी बहुत हद तक एनसीईआरटी बुक्स को डिजाइन किया जाता है। अब ये क्वेश्चन, अब तो मैंने आपको बात बताई कि इंफॉर्मेटिव कितनी इंफॉर्मेटिव है एनसीईआरटी बुक, लेकिन अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताती हूँ कि ये बुक्स जो होती हैं इन्हें डिजाइन जब किया गया था ना, उसके बाद इसको टीचर्स ने, जो सीनियर टीचर्स थे उनके द्वारा और अथॉरिटी, जो वेरियस लेवल पे जो अथॉरिटीज थी उनके द्वारा इन बुक्स को अप्रूव भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बस डिजाइन की गई, लिखी गई राइटर्स के द्वारा, मिक्सअप यानी कि सारा मटेरियल मिक्सअप किया और बस ये प्रिंट हो गई, आपके पास पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो ये जब ये बुक डिजाइन की गई है या जब ये बुक में चेंजेस करके डिजाइन की जाती है, उसके बाद इसको अप्रूवल भी दिलाया जाता है वेरियस लेवल पे। अदर सीनियर टीचर्स और जो अथॉरिटीज होती हैं वो इस बुक्स को अप्रूव करती हैं, उसके बाद ही आपके पास आती हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये बुक्स इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि जो आपके एग्जाम पेपर आते हैं, बोर्ड के जो एग्जाम पेपर आते हैं, सैंपल पेपर जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा न्यूज़पेपर में एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जब आप लोगों की डेटशीट आती है उससे पहले एक सैंपल पेपर रिलीज किया जाता है। वो सैंपल पेपर इसलिए नहीं दिया जाता है कि बस उसे आप छोड़ दें, उसका कोई मोटिव, ऐसा नहीं है कि उसका कोई मोटिव नहीं है, वो इसीलिए डिजाइन किए गए हैं, वो इसीलिए आप लोगों को पेपर दिए जाते, वो पेपर सैंपल पेपर इसीलिए दिए जाते हैं जिससे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न पता चल सके। और वो जो सैंपल पेपर होते हैं या बोर्ड के जो एग्जाम पेपर तैयार किए जाते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं, वो इन्हीं सीनियर टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जिनको अपने सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज है, जो इस पैनल में है, उन्हीं के द्वारा बोर्ड के एग्जाम पेपर को भी तैयार किया जाता है। मतलब सीनियर टीचर्स ही उनको तैयार करते हैं, तो वो जिसको अपने सब्जेक्ट की बेस्ट नॉलेज है। ठीक है, ये बात तो हुई। अब मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या फिर आप कह लो यूपीएससी का हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है बेटा कि 35 to 40 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस आते हैं। 35 to 40 क्वेश्चंस भी बहुत मायने रखते हैं, जबकि इन एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके 35 to 40 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, तो क्या बुराई है पढ़ने में? पढ़िए, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, यू आर गेनिंग समथिंग, आपको कुछ मिल रहा है, आप कुछ खो नहीं रहे हो, तो आपको पढ़ना चाहिए, इन बुक्स को ध्यान से पढ़िए, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। और एक चीज और बताती हूँ बेटा, मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, अगर आपने किसी एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आया और आप उसको एनसीईआरटी के आधार पर उसका कोई आंसर लगा के आए हैं, और बाई चांस जब आपकी क्या कहते हैं ना आंसर शीट रिलीज की जाती है और उसमें वो आंसर गलत कर दिया जाता है, आप कंप्लेन कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एनसीईआरटी की बुक का कहते हैं ना कि प्रूफ देना है, आपको वो प्रूफ देना है कि देखिए ये यहाँ पर लिखा है और हमने यहाँ से पढ़ा था, एनसीईआरटी की बुक्स में है और गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की गई ये बुक, हमने नहीं लिखी है, ये किसी और राइटर ने नहीं लिखी है, गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की गई है, आप लोगों ने लगाई है एनसीईआरटी बुक्स, हमने यहाँ से पढ़ा है, आप नंबर नहीं काट सकते। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका नंबर काट नहीं सकता उस कंडीशन में। है ना इंटरेस्टिंग बात? याद रखिएगा, आगे काम आए, ये कभी हो जाए क्या पता कि आपके कोई नंबर कट जाए, आपके काम आ जाए, तो ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा। अब लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट यानी कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं पढ़े कैसे पढ़ें, बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप एसएसटी की बुक उठाते हैं, साइंस और मैथ्स की तो रेफरेंस बुक्स भी लगी हुई है, अगर आप कोई भी एसएसटी की बुक उठाते हो तो आप सोचोगे क्या पढ़ूं, आप बुक खोलते ही आपके दिमाग में, माइंड में आएगा कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत कंटेंट है, इतना टफ सिलेबस, आपको लगेगा कि बहुत टफ है, और स्पेशली उन बच्चों को ज्यादा लगेगा जिन्होंने अभी तक टेक्स्ट टू टेक्स्ट और लाइन टू लाइन जिन्हें पढ़ने की आदत नहीं है, जो पूरी बुक को नहीं पढ़ते थे, उनको और ज्यादा टफ लगेगा। लेकिन अब बात आती है कि कैसे पढ़ें।
इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। वैसे मैं आपके लिए इस चीज से रिलेटेड एक कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, माइंड मैप कैसे बनाए या नोट्स कैसे बनाए, इसके ऊपर मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। बट फिलहाल मैं भी जब एनसीईआरटी की बात चल रही है तो हम इस बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ा जाए। कंटेंट इतना सारा है, टाइम बहुत लगता है, लैंग्वेज नहीं समझ में आती, बहुत सारे आपके पास अपने रीजंस है कि हम कैसे पढ़ लें। मैम बहुत टफ है, टफ नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। यू हैव, यानी कि अभी शुरू हुआ है सेशन, अभी तो आप लोग स्कूल भी नहीं गए हैं, इस पैंडेमिक की वजह से आप लोग स्कूल भी नहीं जा पाए हैं, टाइम ही टाइम है। कहते हैं ना, गाना भी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बेटा अभी सेशन शुरू हुआ है, पढ़ लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, टीचर्स आपके सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। बाकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम भी हैं, और भी अदर चैनल्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, टीचर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए। बस बात आती है इंटरेक्शन की, आप किस टीचर के साथ कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। कुछ टीचर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा होता है, हमें लगता है टीचर बहुत अच्छा है, कुछ टीचर्स के साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते या टीचर हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है तो हमें लगता है टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। बेटा कोई भी टीचर अच्छा नहीं हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर अच्छा है या बुरा है, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब अपना 100% देके आप लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। बस जरूरत है आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने की, आप अच्छे से इंटरेक्ट करिए, वो टीचर आपको समझिए, आप की बात को समझने की कोशिश करिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि आप सेल्फ स्टडी भी अगर करते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके लिए आपको करना क्या है, आप जब भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, आइदर दैट इज, यानी कि चाहे वो एसएसटी की हो, साइंस की हो, कोई भी बुक है, जब आप उसे पढ़ते हैं आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं कभी भी खाली हाथ मत बैठिए, ये नहीं कि बुक ली और बैठ गए, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, अरे समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए उसके। जब मैं पढ़ती थी तो मैं पेंसिल लेकर जरूर बैठती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। आज भी हम पढ़ते हैं, टीचर कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा टीचर ही रहेगा, अ टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। एक टीचर भी हमेशा लर्नर है, जब तक वो सीखता है तब तक वो टीचर है। अगर जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, हम नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो हम देंगे क्या, पुरानी नॉलेज ही तो नहीं देंगे ना, हमेशा हम भी सीखते रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं उसको, पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं, पेंसिल लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अब सपोज दैट मैंने आपको बताया कि यानी कि बुक, पहले तो आप अपना टारगेट सेट करिए। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप पहले अपना टारगेट सेट करिए। टारगेट कैसे सेट करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक सेट करिए कि आज सपोज दैट मुझे ये पढ़ना है, आपको पढ़ना है। अगर आपने सपोज आपको नेपोलियन के बारे में पढ़ना है, आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को सिलेक्ट करिए कि हाँ आज मुझे ये पढ़ना है, सिलेक्ट करिए। अब वो टॉपिक चाहे आपका 4 पेजेस में है, 5 पेजेस में, डजंट मैटर, आप उस टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए। अब जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एनसीईआरटी का, मैंने आपको एनसीईआरटी के बारे में क्या बताया, फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, पॉइंट लिखिए, फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, इट वाज डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया, डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया, सेट अप इन इंडिया इन 1961, तो आप वो लिखिए। अब देखिए मैंने आपको पूरी बात जो थी वो पूरे पैराग्राफ में समझाई, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। अब आपने जब नोट्स बनाए कितने पॉइंट्स में आ गया, 3 पॉइंट में आ गया। बस यही काम आपको अपनी बुक के साथ करना है, जब भी पढ़े नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। तो जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, अब आपके एग्जाम्स आ गए, आप रिवाइज करने बैठे हो, जब रिवाइज करने बैठे हो तो बुक नहीं पढ़नी है आपको पूरी दोबारा से, आपको सिर्फ वो नोट्स पढ़ने हैं। आपने पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी है, आपको वो नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़िए, आपके माइंड में स्टक हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पे क्या क्या हुआ था, दैट्स इट, इतना ही तो करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप लोगों को इसी से बहुत हेल्प मिल जाएगी। So friend, I hope you like the video, and for more informative content, do like and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon button. Stay tuned with me for more informative content.